वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 13 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर मॉड्यूल नंबर 13 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। एक्सपेंस कैटेगरीज, ओवरव्यू ऑफ एक्सपेंस की जो कैटेगरीज हैं उनको हम समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट कॉस्ट जो कि जुड़ी होती है प्रोड्यूस करने के साथ या फिर परचेज़ करने के साथ गुड्स की, जो कि एक बिज़नेस सेल करता है स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जो है वो आ जाता है, परचेजेस आ जाता है, कैरेज इनवर्ट और डिडक्ट्स क्लोजिंग स्टॉक यानी कि माइनस किया जाता है ताकि एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको निकाला जाए। और ये कैटेगरी क्रिटिकल होती है क्योंकि ये डायरेक्टली तौर पे असर डालती है ग्रॉस प्रॉफिट को, जिसको हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो सेल्स रेवेन्यू होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अब जैसे एक रिटेल स्टोर के अंदर हम देखें तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें शुरुआत होती है 10,000 से, परचेजेस होती है गुड्स की 50,000 से, और ट्रांसपोर्टेशन आती है 2,000 की, जबकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है 8,000। सो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो होगी 54,000। सो बिजनेसेस को लाजमी तौर पे एक्यूरेटली तौर पे सही तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ताकि इंश्योर करें प्रॉपर जो प्रॉफिट मेजरमेंट है और इन्वेंट्री कंट्रोल है। और अगर मिस क्लासिफिकेशन होती है एक्सपेंसेस की, जैसे कि कैरेज इन आउटवर्ड का शामिल होना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो उससे फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़रूरी होता है टैक्स के जितने भी मामला होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम। और कंपनीज अक्सर यूज़ करती हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीफो कहा जाता है, या फिर वेटेड एवरेज, ताकि वैल्यू करें उसकी इन्वेंट्री को, जो कि असर करता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं। इसके अंदर जो है वो कॉस्ट जो कि आती है मैनेज करने में और ऑपरेट करने में, जो जनरल फंक्शन होते हैं एक बिज़नेस के, और ये एक्सपेंस डायरेक्टली जुड़े नहीं होते प्रोडक्शन या सेल्स के साथ, लेकिन ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। कॉमन एग्जांपल अगर हम लें तो उसके अंदर ऑफिस रेंट आ जाता है, यूटिलिटीज़ है, सैलरीज हो गई एडमिन स्टाफ की। इसके अलावा स्टेशनरी हो गया और डेप्रिसिएशन जो होती है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। अब जैसे कि कंपनी जो है वो पे करती है रेंट जो है ऑफिस रेंट 15,000, और जो 30,000 है वो है सैलरीज जो है स्टाफ की। और इसके अलावा तो जो टोटल, अच्छा अगर हम इसको देखें तो फिर जो टोटल एडमिन एक्सपेंस होगा वो 45,000 होगा। और ये कॉस्ट जो है वो टिपिकली तौर पे फिक्स होती हैं या फिर सेमी वेरिएबल होती हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं करती प्रोडक्शन लेवल के साथ। तो जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, वो यकीनी बनाती है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि एनालाइज करें ओवरहेड कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डायरेक्टली तौर पर कंट्रीब्यूट नहीं करती जो रेवेन्यू जनरेशन इनकम जनरेशन है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। और बिजनेसेस अक्सर मॉनिटर करते हैं एक्सपेंसेस को, ताकि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें कॉस्ट रिडक्शन के लिए, जैसे कि नेगोशिएट करना बेटर रेंटल एग्रीमेंट्स या फिर अडॉप्ट करना एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपेयर होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर इनकम स्टेटमेंट में। और अगर मिस एलोकेशन हो इन एक्सपेंसेस की, जैसे कि रिकॉर्ड किया जाए उनको सेलिंग कॉस्ट के अंदर, तो उससे इनकरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी होती है। और अंडरस्टैंड करना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्रूशल होता है बजटिंग के लिए और इंटरनल कंट्रोल के लिए, क्योंकि एक्सेसिव अगर होगा तो उससे नेट प्रॉफिट पे असर पड़ सकता है और इवन की सेल परफॉर्मेंस जो है वो जब स्ट्रॉन्ग हो तब भी। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से मुराद वो कॉस्ट होती है जो कि प्रमोट करने में आती है प्रोडक्ट्स और उनको डिलीवर करने में कस्टमर्स को। और ये एक्सपेंसेस ज़रूरी होते हैं ड्राइव करने के लिए, यानी कि लाने के लिए सेल्स भी, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए भी। और जो कॉमन एग्जांपल हैं उसमें हम देखें तो उसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, सेल्स कमीशन है, कैरेज आउटवर्ड है, डिलीवरी वैन है, वैन एक्सपेंसेस है, और सैलरीज होती हैं पर्सन सेल्स पर्सनल के लिए। अब जैसे कि एक बिज़नेस स्पेंड करता है, एक बिज़नेस में स्पेंड किया जाता है 10,000 एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और 3,000 किया जाता है जो डिलीवरी वैन फ्यूल है। टोटल जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस होगा वो होगा 13,000, इन दोनों को मिलाएं अगर हम।
और ये कॉस्ट अक्सर जो है वो वेरिएबल होती हैं और इंक्रीज़ होना हायर सेल्स वॉल्यूम के साथ, यानी कि जितनी ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ये फिक्स नहीं होती बल्कि ये बढ़ती रहेगी जितनी ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम होगा। और एक्यूरेट क्लासिफिकेशन जो है इनकी इन एक्सपेंसेस की हेल्प करती है बिजनेसेस को कि एवेलुएट करें जो इफेक्टिवनेस है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। और अगर मिसक्लासीफाई किया जाता है जैसे कि कैरीज आउटवर्ड को शामिल कर लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, उससे प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है। और सेलिंग एक्सपेंसेस टिपिकली एनालाइज किए जाते हैं ताकि उनका असर देखा जाए रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में। और कंपनीज जो है वो यूज़ करती हैं ऐसे मैट्रिक्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो ताकि एफिशिएंसी को देख सकें। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जैसे कि फ्राइट और पैकेजिंग जो है वो क्रिटिकल है इंडस्ट्रीज़ में जहाँ टाइमली डिलीवरी इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर लॉयल्टी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एक्सपेंसेस आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में और सेपरेट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से। इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होती है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वो इम्प्रूव कर सकती है मार्जिन कंप्रोमाइज़ किए बगैर मार्केट रीच। नाउ द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में शामिल होती है कॉस्ट जो कि रिलेटेड होती है फाइनेंसिंग के साथ बिजनेस ऑपरेशन और मैनेज करने के साथ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और इन एक्सपेंसेस में टिपिकली तौर पे आ जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा बैंक चार्जेस और जो पेनल्टीज़ होती हैं लेट पेमेंट के लिए। और एग्जांपल अगर लें तो एक कंपनी अगर पे करती है 6000 एज अ लोन इंटरेस्ट और 500 एज अ बैंक चार्ज, तो जो टोटल फाइनेंशियल एक्सपेंस होगा वो 6500 होगा। और ये कॉस्ट जो है वो क्रूशल होती है बिजनेसेस के लिए जो रिलाई करते हैं बोरोड फंड के ऊपर, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है नेट प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि ये जो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती कोर बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और लेकिन ज़रूरी होती है सस्टेनिंग करने के लिए लिक्विडिटी और क्रेडिट वर्थनेस। एक्यूरेट जो रिपोर्टिंग होती है इन एक्सपेंसेस की वो यकीनी बनाती है कंप्लाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ और प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंसी स्टेक होल्डर्स को। अगर मिस क्लासिफिकेशन होगी जैसे कि रिकॉर्ड करना इंटरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंडर में, तो उससे मिसलीड हो सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपनीज अक्सर मॉनिटर करती है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ताकि मैनेज करें डेट लेवल्स और ऑप्टिमाइज़ करें कैपिटल स्ट्रक्चर। और स्ट्रेटजीज जैसे कि रिफाइनेंसिंग लोन जो है लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर या फिर रिड्यूसिंग रिलायंस होना शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ये हेल्प कर सकता है मिनिमाइज़ करने में इन कॉस्ट को। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो किया जाता है सेपरेटली जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ताकि उसका असर दिखाया जाए नेट इनकम के ऊपर। नाउ द इनकम टैक्स एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि एक बिजनेस पे करता है उसके टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर, उसको कैलकुलेट किया जाता है डिटरमाइन करने के बाद नेट इनकम बिफोर टैक्स और अप्लाई करने के बाद एप्लीकेबल टैक्स रेट। और अगर एग्जाम्पल लें तो अगर एक कंपनी अर्न करती है 1 लाख रुपीज़ एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स रेट है 10%, सो जो इनकम टैक्स एक्सपेंस होगा वो 10,000 होगा। और ये एक्सपेंस लाजमी है और टैक्स लॉ की वजह से ये आता है। और जो कि एक्यूरेट कंप्यूटेशन करना टाइमली पेमेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है कंप्लाइंस के लिए ताकि टैक्स लॉ के मुताबिक चल सकें। और इनकम टैक्स जो एक्सपेंस होता है ये अफेक्ट करता है नेट इनकम को भी, और ये की है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। और बिजनेसेस अक्सर इंगेज होते हैं टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ में ताकि मिनिमाइज़ करें लाइबिलिटी लीगल बाउंड्रीज़ में, और जैसे कि क्लेम करना लायबल डिडक्शन या यूटिलाइज़ करना टैक्स क्रेडिट। मिस रिपोर्टिंग करना इनकम टैक्स से उससे पेनल्टीज़ होती हैं और रेपुटेशनल डैमेज। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्सपेंस आते हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बाद जो कि प्रोवाइड करते हैं क्लियर व्यू जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। और अंडरस्टैंड करना इन एक्सपेंसेस को हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को कि वो असेस करें कंपनी की जो इफेक्टिव टैक्स रेट और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और कंपनी जो है वो प्रिपेयर भी कर सकती है डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन। तो जो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन की वो यकीनी बनाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।